IT लिंक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जो यूट्यूब पे जो लेक्चर्स जो मैं डाल रहा हूँ उनकी जो अभी लिंक्स हैं वो आप तक नहीं जा पा रही, क्योंकि वो यूट्यूब की कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। बहरहाल मैं उसको भी जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आप सब तक जो है वो लेक्चर्स को डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। बट अभी जो है आपको यूट्यूब की वीडियोस से ही लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तो उसके लिए सॉरी। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, तो ये आ गया हमारा लेक्चर। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर का अगर हम रिकैप कर लें यहाँ पर, तो हमने जो है एल्गोरिथम्स और सूडो कोड देखे थे इससे पिछले वाले लेक्चर में, और हमने जो है एम्पेरिकल एनालिसिस पढ़े थे कि क्या होता है। फिर हमने जो है एम्पेरिकल एनालिसिस की डिसएडवांटेजेस देखी थी जी, कि हमने जो है क्यों एम्पेरिकल एनालिसिस को जो है वो रोक दिया था, और हमने थ्योरेटिकल एनालिसिस को फिर जो है उसके ऊपर प्रायोरिटी दी थी। ठीक है, तो हमने फिर उसके बाद प्रिमिटिव ऑपरेशंस देखे थे। अच्छा, प्रिमिटिव ऑपरेशंस अगर आप लोगों को अभी भी याद नहीं हुए तो आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। वो लाजमी आपको जो है याद रखने पड़ेंगे जब भी आपको जो है एल्गोरिथम एनालिसिस करने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको लाजमी तौर पर प्रिमिटिव ऑपरेशंस याद होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केसेस क्या होते हैं एल्गोरिथम्स के। फिर हमने जो है कुछ एल्गोरिथम्स जो हैं वो उनको एनालाइज करा था। ठीक है, अब हम चलते हैं नए उस पर। तो यहाँ पर हमारे पास एक और एल्गोरिथम आ जाता है जिसको हमें जो है वर्स्ट केस और बेस्ट केस के लिए एनालाइज करना है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर कोई इफ़ की स्टेटमेंट नहीं है, यानी कोई कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इस ऐसे जो भी एल्गोरिथम होंगे जिसके अंदर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं दी हुई हो, तो वो उसके लिए जो है वो बेस्ट केस और वर्स्ट केस जो है उसका सेम ही आता है तकरीबन। तो देखते हैं ये क्या कर रहा है एल्गोरिथम। कंप्यूट्स द सम ऑफ एन n multiplied by n matrix A and sum of each of its rows। सही। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है ये एल्गोरिथम यहाँ डिफाइन हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखते हैं इसकी किस तरह से सॉल्यूशन होगा। अच्छा, तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, जो कि टोटल सम एक वेरिएबल है उसको जो है ज़ीरो जो है वो इनिशियलाइज कराया जा रहा है। तो ये यहाँ पर जो हमारे पास ऑपरेशन है वो एक प्रिमिटिव ऑपरेशन हो गया। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर फॉर आई, यानी यहाँ पे जो है वो लूप को दोबारा से लगाया जा रहा है। अब जब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी लूप लगेगा तो हमारे पास जो है एक तो जो है सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज होने का प्रिमिटिव ऑपरेशन आ जाएगा जो कि ये 1 लगा हुआ है। ठीक है, फिर ये देखें लूप जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से n-1 तक जा रहा है। तो कितनी टाइम्स चलेगा लूप चलेगा n+1 टाइम, यानी क्योंकि इस बार जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है लूप। सही है, तो अगर हम जो है लूप की जो है वो काउंट करें कि कितनी दफ़ा आइट्रेशन होगी उसकी, तो वो n+1 टाइम होगी। और फिर जो है एक जो है हमारे पास प्रिमिटिव ऑपरेशन होता है वो ये कि जो हमारा जो वेरिएबल है लूप में जो कि आई है यहाँ पे, वो कितनी बार अपडेट होगा। तो वो हमेशा जो है लूप के जितनी टाइम लूप रन कर रहा होता है उससे -1 टाइम जो है वो अपडेट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पर क्या लगाया है, n लगाया। इसीलिए तो जब हम इन तीनों ऑपरेशंस को प्लस करा तो हमारे पास जो लूप के प्रिमिटिव ऑपरेशंस पता चले वो है 2n+2। ठीक है, अब अगले स्टेप पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास ये रॉ सम आई को जो है वो 0 अलॉट किया जा रहा है। सही है, तो इसके लिए हमारे पास जो प्रिमिटिव ऑपरेशंस हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि 2 हो रहे हैं। एक तो 0 जो है वो हमारे पास जो है वो असाइन किया जा रहा है एक वेरिएबल को, और क्योंकि जो है यहाँ पर इंडेक्सिंग भी हो रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडेक्सिंग हुई है इस लाइन में, तो इसलिए यहाँ पर 2 प्रिमिटिव ऑपरेशन हो रहा है। और क्योंकि ये लूप के अंदर है तो लूप के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया n। अच्छा, मैं प्रीवियसली एक बात गलत कह गया। हाँ, यहाँ पर जो हमारे पास लूप में ये जो n+1 है, ये असल में जो है i को जो वेरिएबल है उसको अपडेट करने के प्रिमिटिव ऑपरेशन है। ये हमेशा लूप से एक
ज़्यादा होते हैं, यानी लूप जो है हमारा वो चलेगा 0 to n-1, सही। तो वो जो है कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n टाइम्स, यानी n वैल्यूज़ जो हैं उस दफ़ा जो है रिपीट होगा लूप्स, ठीक है। और जो आई अपडेट होगा वो हमेशा जो लूप जितनी बार चल रहा होता है उससे +1 होता है। तो यहाँ पे लूप जो है वो n टाइम्स चल रहा है, तो n+1 टाइम जो है वो ये आई अपडेट हुआ है, ठीक है। और ये जो n दिया हुआ है ये हमारे पास जो है वो लूप का n है, ठीक है। अब हम फोर्थ वाली लाइन पर आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक और लूप आ जाता है। अब तो फिर वो इस पर लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 to n-1, यानी n टाइम्स लूप चल रहा है, ठीक है। तो एक जो है प्रिमिटिव ऑपरेशन हमारे पास आ गया, वेरिएबल जो कि j है यहाँ पर, उसको इनिशियलाइज करवाने का। फिर अब j कितनी बार अपडेट होगा, वो होगा n+1 टाइम्स j अपडेट होगा। फिर उसके बाद जो है हमारे पास n, सिर्फ ये वाला जो n है, ये लूप कितनी बार रिपीट हो रहा है ये हमें वो बताएगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर जो है ये पूरी चीज़ एक ब्रैकेट के अंदर है और n से मल्टीप्लाई हो रही है। क्यों n से मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि ये दूसरे वाले लूप के अंदर आ रही है, सॉरी जो पहला वाला लूप है उसके अंदर आ रही है, ठीक है। जो पहला वाला हमारे पास जो लूप है उसके अंदर आ रही है ये, तो ये जो है वो n टाइम्स चलेगी ये स्टेटमेंट पहले ही, क्योंकि ऊपर वाला लूप है तो वो n टाइम्स रन ऑलरेडी हो रहा है। अब ये जो नीचे जो लूप आएगा उसके प्रिमिटिव ऑपरेशंस जो हैं वो और n टाइम्स जो है वो रन होंगे, इसलिए हमने इसको जो है n से मल्टीप्लाई कराया है लाजमी, ठीक है। तो इस तरह से जो इस लूप के हमारे पास टोटल प्रिमिटिव ऑपरेशंस आ जाते हैं वो आ जाते हैं 2n² + 2n। अब फिफ्थ वाली लाइन पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर जो है हमारे पास देख सकते हैं कितने प्रिमिटिव ऑपरेशंस हो रहे हैं। यहाँ पर एक तो ये इंडेक्सिंग हो रही है, फिर दूसरी ये वाली इंडेक्सिंग हो रही है, फिर बीच में जो है यहाँ पे एडिशन का वो लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो है कि ये ऐड भी होंगे। फिर उसके बाद ये ऐड हो के जो है वेरिएबल को इनिशियलाइज भी होंगे, और वो वेरिएबल जो है वो भी इंडेक्सिंग कर रहा है। तो टोटल जो है हमारे पास 5 प्रिमिटिव ऑपरेशंस हो रहे हैं। और क्योंकि ये जो है डबल लूप्स के अंदर आ रहा है तो इसलिए हमने इसको जो है उन दोनों लूप्स के जो आइट्रेशंस होंगी उससे हमें मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके ऊपर वाला लूप देखें जो कि फोर्थ लाइन पर है, वो कितनी बार चलेगा, वो चलेगा n टाइम्स। फिर उससे भी ऊपर वाला जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, वो भी n टाइम्स चलेगा। तो इसलिए हमने 5 को जो है वो n मल्टीप्लाइड बाय n करा, जिसकी वजह से 5n² हमारे पास जो है वो रिजल्ट बना इसका। अब हम अगर 6th लाइन पर आ जाएं तो हमारे पास जो 6th लाइन है उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इंडेक्सिंग हो रही है, सही है। और ये जो इंडेक्सिंग है ये एक दफ़ा हुई है, सही। ये i, j लिखा हुआ है लेकिन ये एक ही दफ़ा इंडेक्सिंग हो रही है, ये याद रखिएगा। 2 वेरिएबल्स हैं खाली, ये इंडेक्सिंग एक ही टाइम होगी। और फिर उसके बाद जो है वो एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर, और एडिशन के ऑपरेशन के साथ जो है वो वैल्यू असाइन भी हो रही है। तो 3 टोटल हमारे पास जो है वो प्रिमिटिव ऑपरेशंस यहाँ पर हो गए। और वो तीनों जो है, क्योंकि ये भी जो है आप देख सकते हैं इंडेंटेशन से आपको पता चल रहा होगा कि ये लूप दोनों लूप्स के अंदर है, ये वाली स्टेटमेंट भी जो 6th स्टेटमेंट है, तो इसलिए हमने इसको जो है n² से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब जब हमने इसको n² से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये बन गया 3n²। अब हम 7th लाइन पर आ जाएं तो हमारे पास 7th लाइन जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, जो टोटल सम का जो वेरिएबल है, जो टोटल सम की जो वैल्यू है सॉरी, वो असाइन हो रही है रॉ सम वेरिएबल को, और रॉ सम जो है वो इंडेक्सिंग भी कर रहा है। तो यहाँ पे 2 प्रिमिटिव ऑपरेशंस हो रहे हैं। और क्योंकि आप इंडेंटेशन से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये दोनों लूप्स के बाहर है, इसलिए यहाँ पे जो सिंपल प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं वो 2 हुए। फिर हमें मालूम है कि रिटर्न जब भी हम फंक्शन से कर रहे होंगे तो हमारे पास जो है वो लाजमी एक जो है प्रिमिटिव ऑपरेशन होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस आए वो 1 आ गए। अब हमने जब इन सारे प्रिमिटिव ऑपरेशंस को ऐड करा तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस आए वो हैं 10n² + 6n + 6। इसको हमने जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम के तरह जो है लिख दिया, जैसे हम पिछले लेक्चर में लिखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब अगले स्लाइड पे अगर हम जाएं तो ये हमारे पास दूसरा एल्गोरिथम आ गया, सही है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो ये टोटल सम वाली जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है वो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास एक लूप से बाहर है। ये देखें, इसकी जो इंडेंटेशन थी वो पिछले उसमें, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर था ये। अब इस बार जो है यहाँ पर इसकी इंडेंटेशन एक लूप के बाहर, ठीक है। तो लाजमी सी बात है कि इसमें जो है प्रिमिटिव ऑपरेशन चेंज होंगे। तो अब
हम इसको एनालाइज करते हैं, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि कोई इफ़ की कंडीशन नहीं है, तो इसके भी जो बेस्ट एंड वर्स्ट केस है वो सेम ही आएंगे। तो हमने जो है यहाँ पर वही करा, फिर से टोटल सम को जो है वो 0 से असाइन करा, तो उसका एक प्रिमिटिव ऑपरेशन हो गया। फिर हमारे पास जो है वो फॉर लूप चल रहा है, वही जो कि 0 to n-1 टाइम चल रहा है, जिसका मतलब है कि ये जो है n टाइम्स चलेगा, ठीक है, n टाइम्स, और इसका जो वेरिएबल अपडेट होगा वो कितने टाइम्स होगा, वो n+1 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी हमारे पास 2n+2 आ जाएगा। अब ये जो थर्ड लाइन है हमारे पास, इसके ऊपर जो है हमारे पास दो प्रिमिटिव ऑपरेशन हो रहे हैं, एक तो असाइनमेंट और एक जो है हमारे पास ये इंडेक्सिंग, ठीक है। अब क्योंकि ये लूप के अंदर है तो इसको हमने जो है वो n से मल्टीप्लाई करा दिया इसीलिए। अब जो फोर्थ वाला है उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास फोर्थ लाइन में वही सेम लूप है, इसके भी प्रिमिटिव ऑपरेशन जैसे ऊपर एक्सप्लेन करा वैसे ही 2n² + 2 आ गए। अब जो इसके फिफ्थ लाइन है उसकी भी सेम प्रिमिटिव ऑपरेशंस है, 5n² आ गया। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सिक्स लाइन है वो है रो सम i, जो कि इंडेक्सिंग का एक ऑपरेशन ले रही है, फिर ये एडिशन का एक ऑपरेशन ले रही है, और असाइनमेंट का एक ऑपरेशन ले रही है, यानी टोटल 3 ऑपरेशन हो रहे हैं। और ये जो है ये दोनों लूप्स के अंदर नहीं है, ये एक लूप के अंदर है। यानी देखें आप इसकी इंडेंटेशन देखें तो ये जो थर्ड वाले लाइन में जो रो सम है उसी की इंडेंटेशन से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो है हमारे पास अंडर दी फर्स्ट लूप आ रही है खाली, इस बार अंडर दी सेकंड लूप नहीं आ रही है, इस बार अंडर दी फर्स्ट लूप आ रही है। तो हमने 3 को मल्टीप्लाई कराया इसी वजह से n से। फिर हमारे पास सेवन्थ लाइन पे अगर हम आ जाए तो यहाँ पे एक इंडेक्सिंग का ऑपरेशन हमें दिख रहा है और एक जो है असाइनमेंट का ऑपरेशन हमें दिख रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस इस लाइन के हैं, सेवन्थ लाइन के, वो 2 है। फिर हमारे पास 8 लाइन पर जो है वो एक प्रिमिटिव ऑपरेशन है जो कि रिटर्न जब भी हम फंक्शन से कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक होता है। जब हमने इन सब प्रिमिटिव ऑपरेशंस को ऐड करा तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस आ गए वो हैं 7n² + 9n + 6, और फिर हमने जो है इसको वही फंक्शन ऑफ टाइम की उसमें रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हमने ये दो एल्गोरिथम जो हैं वो एनालाइज तो कर लिए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, इसके लिए हम जो है और आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम्स। बाय नाउ वी कैन से दैट आवर एल्गोरिथम रन्स इन tn टाइम व्हेन प्रेजेंटेड इन विद इनपुट्स n, ठीक है। अब हमारे जो एल्गोरिथम्स हैं ये दोनों जो है वो किस टाइम से रन करेंगे, वो tn, यानी जितने भी इनपुट्स होगा ये टाइम उस पर डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। हाउएवर द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द इनपुट साइज। लेकिन जो रियल वर्ल्ड जो एग्जांपल है उसके अंदर हमारे पास जो है वो सिर्फ उस पे नहीं, इनपुट साइज पे हमारा रनिंग टाइम नहीं डिपेंडेंट होता, वो दूसरे फैक्टर्स यानी आपके जो कंप्यूटर या लैपटॉप की जो भी हार्डवेयर है उस पर भी डिपेंड कर रहा होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी डिपेंड कर रहा होगा, और प्रोग्रामर्स की स्किल पे भी डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या हमें ऐसा एब्सोल्यूट रनिंग टाइम चाहिए? नहीं, हमें ये एब्सोल्यूट रनिंग टाइम नहीं चाहिए। एब्सोल्यूट रनिंग टाइम कौन सा वाला होता है? वही वाला जो हमने जो है पूरे हार्डवेयर पे और पूरी जो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उस पर पूरा कोड करके जो हमारे पास रनिंग टाइम आ रहा होगा वो वाला रनिंग टाइम जो है एब्सोल्यूट रनिंग टाइम होगा। तो हमें जो है एब्सोल्यूट रनिंग टाइम की ज़रूरत नहीं होती। व्हेन कंपेयरिंग टू एल्गोरिथम्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन, अब जब भी दो एल्गोरिथम जो है वो सेम फंक्शन जो है परफॉर्म करेंगे तो हमें जो है एक रिलेटिव एस्टिमेट चाहिए होता है खाली उनको सफिशिएंट बोलने के लिए, ठीक है। तो किस तरह से हम रिलेटिव एस्टिमेट लगाते हैं? इफ़ वी नो दैट एल्गोरिथम A डज मोर ऑपरेशंस फॉर द सेम इनपुट साइज देन एल्गोरिथम B, यानी हमारे पास अभी अगर मैं ऊपर जाऊं तो ये हमारे पास दो एल्गोरिथम्स थे, एक तो ये था और एक ये वाला था, ठीक है। अगर हमें इनका जो है वो प्रिमिटिव ऑपरेशंस मालूम हो जाएं कि ये जो है कितने कर रहे हैं दोनों, तो हम ये डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो है हमारे पास जो कम प्रिमिटिव ऑपरेशंस ले रहा होगा वो ऑब्वियसली फास्टर एल्गोरिथम होगा, ठीक है। तो अगर हम जो है
ऊपर वाले उसमें देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास टी एन आया है वो 10n² प्लस 6n+6 आ रहा है, और यहाँ पर जो हमारे पास टी एन आया है वो 7n² प्लस 9n+6 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक स्टेटमेंट थी वो दोनों लूप्स में नहीं चल रही थी, वो एक लूप से बाहर थी, सिर्फ एक लूप के अंदर आ रही थी वो। इसलिए जो हमारा जो ये राइट हैंड साइड वाला जो एल्गोरिथम है ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है प्रिमिटिव ऑपरेशंस कम है और यही एक रिलेटिव एस्टिमेट कहलाता है। Large input size. The analysis of algorithms is mostly done for large input size. जब भी हम किसी एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे ना तो लार्ज इनपुट साइज पे वो करेंगे। अब लार्ज इनपुट साइज का मतलब है कि हम जो है लाखों करोड़ों जो वैल्यूज होंगी वो उसको जो है इनपुट साइज दे रहे होंगे इस एक एल्गोरिथम को, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड इन हाउ द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम डिग्रेड्स एज इनपुट साइज इंक्रीजेज। अब जैसे जैसे इनपुट साइज इंक्रीज होता जाएगा हम उस तरफ देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो है परफॉर्मेंस जो है वो एल्गोरिथम की डिग्रेड हो जाती है, होनी किस तरह से अफेक्ट हो रही है, यानी वो, ठीक है। तो इसमें हम जो है हमारे पास जो बड़े बड़े अब जो डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउसिंग और बिग डेटा के ये जो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, इसके अंदर जो डेटा साइज़ होता है वो बहुत ही ह्यूज होता है, उसमें लाखों करोड़ों बल्कि अरबों तक के जो है वो डेटा होता है। इसलिए हमें जो एल्गोरिथम है वो ऐसा चाहिए कि जो बहुत फास्ट भी परफॉर्म कर रहा हो और लेस मेमोरी भी ले। इसीलिए हम जो है इसके लिए रेट ऑफ ग्रोथ का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक आ गया, रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो रेट ऑफ ग्रोथ हम किस तरह से निकालेंगे? रेट ऑफ ग्रोथ भी उसी से ही लिंक्ड है जो हमारे अभी हम ऊपर जो है थ्योरेटिकल एनालिसिस कर आने ना, जिसमें हम प्रिमिटिव ऑपरेशन सारे जो है वो ओवरऑल काउंट कर रहे थे, ये रेट ऑफ ग्रोथ उसी से ही लिंक्ड है। अब देखें किस तरह से। कंसिडर एन एल्गोरिथम विद मैनी लाइन्स ऑफ कोड। अब हमारे पास एक एल्गोरिथम है जो कि काफ़ी इसके अंदर कोड जो है बहुत सारा कोड है, सही है। अब हम उसके अंदर प्रिमिटिव ऑपरेशन अगर काउंट करने बैठ जाएं तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। वी रियलाइज दैट वी नीड अ वे टू एस्टिमेट द रिलेटिव स्पीड ऑफ एल्गोरिथम इन एन एफर्टलेस मैनर। हमने ये देखा कि हमें जो है ऐसा कोई वो करना पड़ेगा कि हम जो है रिलेटिव स्पीड, जैसे हम प्रिमिटिव ऑपरेशंस के थ्रू अभी काउंट कर रहे थे, अब हम जो है उसको जो है एक बिल्कुल ही ज़्यादा कोई हमें उसके लिए एफर्ट ना करना पड़े, हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर लें। तो लेट अस लुक एट द रेट ऑफ ग्रोथ और दी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। इसको हम रेट ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं एल्गोरिथम का, टू डिसाइड इफ इट्स सूटेबल फॉर आवर सिस्टम। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन एल्गोरिथम इज द रेट एट विच रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम ग्रोज एज द साइज ऑफ इनपुट ग्रोज, ठीक है। ये रेट जो है वो किस तरह से रनिंग टाइम जो है वो एल्गोरिथम का बढ़ रहा है जैसे हमारे पास इनपुट साइज बढ़ रहा है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो ये रेट ऑफ ग्रोथ थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, ये आप लोगों को आगे चल के समझ में आएगा। तो कंटिन्यू करते हैं अपना। अब हम आ जाते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस पर। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस refers to the computing the limit of a function fn as n tends to infinity, ठीक है। जब अब हम जो है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में क्या कर रहे हैं कि हम जो है वही प्रिमिटिव ऑपरेशंस जैसे हमने थियोरेटिकल एनालिसिस में काउंट करे थे, सेम वही हमने निकाल ली। पूरी जो फंक्शन ऑफ n के उसमें जो होता है वो हमने निकाल लिया। जैसे आप देख सकते हैं ये सेकंड लाइन में लिखा 3n² + 2n। इसी तरह से हमने जो है पूरा वो कंप्यूट कर लिया। अब जैसे जैसे n जो है वो बहुत लार्ज होता जाएगा तो जो कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड टर्म इन द वैल्यू ऑफ fn जो है वो, यानी जो जैसे 3n² है तो अगर कोई वैल्यू है जो कि लाखों में है, उसको अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो जो है काफ़ी, यानी 10⁻⁴ है अब कोई वैल्यू और उसका आप स्क्वायर करें तो वो 10⁻8 हो जाती है। अब उसी में आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं जो कि 10⁻4 है तो उसका जो है इफेक्ट जो है वो निग्लेजेबल होगा, जाहिर सी बात है, यानी इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो इसीलिए जो हम हाईएस्ट पावर जो होगी ना n की, खाली वो रखेंगे और जो लोअर पावर्स जो होंगी n की जो इक्वेशन में
आ रही होंगी, जो फंक्शन टाइप जो हमने इक्वेशन बनाई है उसमें जो आ रही होंगी उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है वो एज एफ एन इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन 3n² वी से दैट एफ एन हैज़ अ क्वाड्रेटिक रेट ऑफ ग्रोथ। अब जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो इसी उस पर डिपेंड कर रहा होगा। ये देखें, जैसे अब हमने जो है 2n को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि वो हमारे पास जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी जब n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ यानी बहुत लार्ज वैल्यू की तरफ जब जा रहा होगा, ठीक है। तो जो एफ एन है वो मोस्टली डिपेंड कर रही होगी किस चीज़ पे, वो खाली एक चीज़ पे डिपेंड कर रही होगी, वो होगा n²। 3 का भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, 3 से ज़्यादा जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होकर कितनी बड़ी हो जाएगी, कोई अब कोई वैल्यू है वो 3 से मल्टीप्लाई होकर ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ में चली जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा अबव तो नहीं जा सकती ना। अब कोई वो खरबों और अरबों में तो नहीं जा सकती ना। यानी अगर कोई 10 पे पावर 4 है, अब आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो वो क्या 10 पे पावर 8 या 10 पे पावर 10 पे चली गई? नहीं, तो उसका इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा 3 का। इसलिए हम जो ये कांस्टेंट जो बच रहा होगा ना इसके साथ, उसको भी जो है वो हम निगलेक्ट कर देते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में। तो ये भी इसी तरह से इस एग्जांपल में जो है आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है, ये फोर्थ जो सेकंड लास्ट जो लाइन है, एफ एन इज एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट टू n² और एफ एन इज एसिम्प्टोटिक टू n²। ये हम क्या क्या जो है छोड़ देंगे बस। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस डिटरमाइंस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एल्गोरिथम। अब हमने जो है इसमें रेट ऑफ ग्रोथ निकाला है कैसे, ये n² जो है, हम ये जो स्क्वायर जो आ गया ना, ये जो अगर फॉर सपोज यहाँ पर जो है n² नहीं आता, खाली n आता, तो हम कह देते कि ये रेट ऑफ ग्रोथ जो है इसका लीनियर है, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो है n³ आ रहा होता तो हम इसको लिख देते कि रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो क्यूबिक है। इस तरह से हम जो है रेट ऑफ ग्रोथ निकाल लेते, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे नेक्स्ट उस पर, तो ये हमारे पास आ गई एनालाइज द एल्गोरिथम फॉर इट्स बेस्ट एंड वर्स्ट केसेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे यहीं पर ही एक कंडीशनल स्टेटमेंट नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेस्ट केस और वर्स्ट केस मेरे ख्याल में डिफरेंट होगा, लाजमी सी बात है। क्यों? क्योंकि एक बार जो है वो इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी और एक बार जो है वो फॉल्स हो सकती है। तो आगे चल के देखते हैं इसके क्या हमारे पास वो निकलना है। अच्छा, इसके जब हमने वो जो भी हमारे पास जो वो है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, अभी हमने देखा कि हम जो है वो थियोरेटिकल एनालिसिस कर रहे थे एक इसको सॉल्व करने के लिए, एल्गोरिथम को उसके प्रिमिटिव ऑपरेशंस काउंट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली हम खाली देखेंगे कि लूप कितना है। हमने देखा कि लूप जो है वो जा रहा है फॉर i 1 to n-1। अब यहाँ पर जो है 1 से स्टार्ट होके वो n-1 की तरफ जो है वो जा रहा है। तो हमने देखा कि इसका जो लूप है वो खाली एक ही लगा हुआ है इस पूरे एल्गोरिथम में। तो इसका जो भी लूप होगा ना वो हमारे पास क्या होगा कि कितनी टाइम्स उसकी आइट्रेशन होगी, बस हम वो लिख देंगे, यानी 1 से n-1। तो इसका कितना आइट्रेशंस कितनी हुई, n-1 आइट्रेशन हुई। हमने सिर्फ n-1 लिख दिया और उसको लाजमी की बात है कि जो है वो अब कांस्टेंट जो है हम इसके पूरे प्रिमिटिव ऑपरेशंस जो है वो निकाल के फिर थ्योरेटिकल एनालिसिस करके इसके कांस्टेंट जो निकालते थे, अब हम वो भी नहीं करेंगे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में। हम खाली जो है c एक कांस्टेंट और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, जो जितनी बार इसके अंदर आइट्रेशंस हो रही हैं, यानी जो कि n-1 है, हमने बस उससे मल्टीप्लाई कराया और ये हमारे पास जो है बेस्ट केस एनालिसिस आ जाएगा। अब हम अगर वर्स्ट केस एनालिसिस में भी देखें तो हमारे पास जो है बस ये c की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी खाली। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है कोई और इफ़ की कंडीशन के बाद जो है कोई लूप वगैरह तो है नहीं, तो सिर्फ c की वैल्यू जो है वो हमारे पास बस चेंज हो जाएगी और यही वर्स्ट केस में भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम आगे की तरफ चलें तो समिंग अप द एनालिसिस, अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n द सेकेंड टर्म कैन बी इग्नोर्ड। अब यहाँ पे हमने फिर वही कि अगर n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो c जो कांस्टेंट है उसकी तो कोई ऐसी जो है ख़ास वैल्यू नहीं होगी। अगर हम प्रिमिटिव ऑपरेशंस को काउंट भी कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हज़ारों में हो जाएगा बस। तो n की तो वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी यानी बहुत बड़ा ही नंबर की तरफ जा रहा होगा, तो उसके लिए जो c है हमारे पास वो कोई मायने नहीं रख रहा होगा। तो हम जो है खाली जो है क्या करेंगे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला इसके साथ जो c है उसको भी हम जो है निगलेक्ट कर देंगे और हम कह देंगे कि tn इज़ अप्रोक्सीमेटेड टू n और हम कह देंगे कि जो इसका
जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो लीनियर है, सिंपल, बस इतना हम करके जो है आगे चले जाएंगे। ये हमारा सॉल्व हो गया। एक और वो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के थ्रू ये हुआ है। जो हम पीछे जो थ्योरेटिकल एनालिसिस कर रहे थे हमने उसको भी जो है क्या करा, उसको भी हमने जो है वो उसमें से भी थोड़ी सी चीज़ें निगलेक्ट करी और हम एसिम्प्टोटिक पे आ गए। क्यों? क्योंकि ये तो हम छोटे से एल्गोरिथम्स देख रहे हैं। अब कोई बड़ा, काफ़ी बड़ा जो है एल्गोरिथम है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर पूरे प्रिमिटिव ऑपरेशन अगर काउंट करने बैठ गए तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो हमें तो एफर्टलेस वो चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, खाली जो है लूप्स की तरफ जो है हमने देखा कि हम हमारे लूप्स कितने और कब कब वो जो है रन हो रहे हैं। तो हमने जो है खाली लूप्स को जो है कॉन्सेंट्रेट करा। हमने कह दिया कि लूप्स जो है वो हमारे पास जो आइट्रेशन होंगी वो इस वाले जो एल्गोरिथम में हो रही हैं वो n-1 टाइम्स होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है फॉर आई फ्रॉम 1 to n-1 डू। तो इसका मतलब कि 1 से लेके n-1 यानी n-1 टाइम्स जो है वो सिंपल सा चल रहा है लूप। तो हमने बस जो फंक्शन ऑफ टाइम जो हम जैसे प्रिमिटिव ऑपरेशंस काउंट करते हुए जो लिखते हैं, हमने क्या करा कि बस एक सी लगाया जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू होगी, और उसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया किससे, नंबर ऑफ आइट्रेशन से। और उस आगे चलते हुए उस सी को भी हमने बता दिया कि सी जो है वो जब एन बहुत लार्ज होता जाएगा तो सी की वैल्यू भी हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले कर रही होगी। और जो हमारा जो टाइम है वो मेनली डिपेंड कर रहा होगा किस पर, वो डिपेंड कर रहा होगा एन पर। तो इसलिए हमने कह दिया कि इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो लीनियर है। एनालाइज द एल्गोरिथम फॉर इट्स बेस्ट एंड वर्स्ट केसेस। अब ये हमारे पास जो है दूसरा वो आ जाएगा। ठीक है, जब हमने इसको वो करा तो हमने वो फिर से वही देखा, हमने इसके जो है पूरे प्रिमिटिव ऑपरेशंस नहीं निकाले। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हमने जो है लूप देखा। लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 to n। एक पहला वाला जो है वो वाला हमारा कहाँ से कहाँ तक चला, वो 1 to n टाइम्स चला। यानी कितनी टोटल कितनी टाइम्स हो गया, ये n टाइम्स लूप जो है हमारा रन होगा ऊपर वाला। और जो नीचे वाला है वो हमारे पास जो है वो कितनी टाइम रन होगा, n टाइम्स वो भी रन होगा। तो हमने क्या करा, सिंपल एक कांस्टेंट लिया c और उसको मल्टीप्लाई करा दिया n और n से। क्यों? क्योंकि इस बार हमारे पास 2 लूप्स हैं, डबल दफ़ा जो है वो लूप चलेंगे। ठीक है, अब फॉर सपोज ये वाला लूप जो है वो बाहर लिखा होता, यानी इस आइट्रेशन से बाहर होता, तो फिर इंडेंटेशन से, यानी इसकी जो इंडेंटेशन है वो बिल्कुल यहाँ बाहर की तरफ होती, तो फिर हम क्या करते कि एक ही लूप को जो है कंसिडर करते। क्यों? क्योंकि इस बार जो है हमारा अभी जो है हमारे पास एक लूप पहले चलेगा, फिर उसके बाद जो है वो अपने जो आउटर लूप है उसकी आइट्रेशन को फॉलो करते हुए वो फिर दोबारा चलेगा। इसी तरह से जब तक वो बाहर वाले लूप की आइट्रेशंस कंप्लीट नहीं होती रहेंगी, वो अंदर वाला जो लूप है ना वो बार बार जो है वो आइट्रेट करता रहेगा। इसलिए हमने जो है n²। अब फॉर सपोज अगर ये सेकेंड वाला जो मेरे पास लूप है वो बाहर ही लिखा होता तो वो उसके ऊपर जो है बाहर जो उससे ऊपर वाला लूप है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, वो भी उतनी टाइम चलता और नीचे वाला भी उतनी टाइम। तो हम सिंपल जो है वो n लिखते खाली। ये हमारा जो है इस तरह से हम क्या कंक्लूड कर देंगे, वी से दैट एल्गोरिथम हैज क्वाड्रेटिक रेट ऑफ ग्रोथ। क्यों? क्योंकि n² आ रहा है यहाँ पर, n² की वजह से हम कह देंगे क्वाड्रेटिक है। इसी तरह से अगर फॉर सपोज इसके अंदर एक और लूप होता तो क्या हो जाता, वो n³ हो जाता फिर, और हम क्या कह देते कि क्यूबिक रेट ऑफ ग्रोथ है इसका। ठीक है, ये थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, मैं मानता हूँ। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ से हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, कंसिडर 2 एल्गोरिथम्स A and B विद रनिंग टाइम फंक्शंस 100n and 2n रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारे पास 2 एल्गोरिथम्स हैं। अब एक का जो एल्गोरिथम ए, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। अब एल्गोरिथम ए का जो रनिंग टाइम है वो 100n है, और जो एल्गोरिथम बी का जो रनिंग टाइम है वो 2n² है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है यहाँ पर इन्होंने एक जो है समरी दी हुई है कि अगर हमारे पास जो n है, यानी जो इनपुट साइज है वो हमारे पास 50 से लेस देन है, अगर वो लेस देन 50 है तो क्या है कि जो हमारा जो 2n² वाला जो वो है उसकी जो वैल्यू है वो
छोटी आएगी, यानी सॉरी यहाँ पर जो है वो अभी कह रहा है कि n की अगर वैल्यू बड़ी है 50 से, अगर n 50 से बड़ा है तो क्या होगा कि जो 2n² है उसका जो आंसर आ रहा होगा वो लाजमी सी बात है कि वो जो है 100n वाले से बड़ा आ रहा होगा। When n is greater than 50, the running time of B is larger than that for the same input size। और अगर हमारे पास जो n जो है वो छोटा है 50 से, यानी जो इनपुट साइज है हमारे पास वो 50 से छोटा है, तो जो एल्गोरिथम B है वो हमारे पास बेटर परफॉर्म करेगा। क्यों बेटर परफॉर्म करेगा? क्योंकि उसका रनिंग टाइम जो है ना वो पहले वाले से जो है वो बड़ा आएगा। फॉर सपोज अगर हम 50 यहाँ पे रखें तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होता है? 50 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास हो जाएगा 5000। सही है, एक का ये मैंने 100n जो b वाला जो है उससे मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 5000। और अगर मैं 50 रख रहा हूँ इस 2n² वाले उसमें, तो ये हमारे पास 5000 से लाजमी बड़ी वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो 50 अगर हमारे पास इनपुट साइज है तो हमें जो है क्या करना होगा कि बिलो 50 अगर हमारे पास इनपुट साइज है तो हमारा जो है एल्गोरिथम बी है, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। वो हमारे पास जो है लाजमी सी बात है कि बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब मैं और आप जो है कोई छोटा सा कोड लिखते हैं, उसके अंदर जो है वो कोई इतनी ज़्यादा बड़ी हमें इनपुट साइज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा है वो यूज़ कर रहा है कोई क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह का वो, तो उसको जो है लाजमी सी बात है कि जो 100n वाला जो वो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो इनपुट साइज होगा वो 50 से लाजमी बड़ा होगा। 50 तो खैर क्लाउड कंप्यूटिंग में तो बहुत ही छोटी इनपुट साइज आप समझ सकते हैं कि बात कर रहे हैं। ठीक है, तो A इज़ ऑब्वियसली बेटर देन B। कब? लेकिन कब? जब हमारे पास जो है इनपुट साइज 50 से बड़ा हो। ठीक है, तो हमें अपनी एप्लीकेशन भी देखनी है। अगर हम कोई छोटे मोटी चीज़ के लिए जो है वो एल्गोरिथम बना रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे पास जो है एक हमने एल्गोरिथम बना लिया हो जिसका 2n² जो है हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ आ रहा है, सॉरी हमारे पास उसके वो प्रिमिटिव ऑपरेशंस जो है यानी थ्योरेटिकल एनालिसिस के बाद हमारे पास वो उसका 2n² आ रहा है। और एक एल्गोरिथम हमने बनाया है कि जो कि हाँ उसका वही काम कर रहा है, लेकिन उसका जो रेट ऑफ जो थ्योरेटिकल एनालिसिस करने के बाद जो टोटल प्रिमिटिव ऑपरेशन आ रहे हैं वो 100n है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो है एक कंस्ट्रेंट लग जाएगा। वो कंस्ट्रेंट ये है कि अब हमें इनपुट साइज देखना पड़ेगा कि क्या हमारा जो एल्गोरिथम है वो किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिसके अंदर जो इनपुट साइज है वो बहुत लार्ज है या स्मॉल है। स्मॉल यानी 50 से छोटा है या 50 से बड़ा है। तो हमें ये चीज़ लाजमी जो है अंडर कंसिडरेशन रखनी होगी कि अगर तो हमारा जो इनपुट साइज है वो 50 से छोटा हो रहा है तो हम कौन सा वाला एल्गोरिथम यूज़ करेंगे? लाजमी सी बात है हम 2n² वाला एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू उस वक्त बड़ी नहीं आ रही होगी जब तक कि वो जो डेटा साइज है वो 50 से एक्सीड नहीं कर रहा। अगर वो 50 से एक्सीड कर जाता है तो हमें जो है लाजमी सी बात है कि 100n वाला एल्गोरिथम इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंसिडरेशन थी। अब पॉइंट टू नोट, वी आर लुकिंग फॉर अ फास्टर एल्गोरिथम अमंग दोज फर्निश्ड। अब हम जो है कोई ऐसा एल्गोरिथम ढूंढ रहे होते हैं कि जो फास्टर हो सबसे ज़्यादा। तो वी आर इंटरेस्टेड इन दी एल्गोरिथम विद दी स्मॉलेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ। अब जिसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो स्मॉलेस्ट हो, हम ज़्यादातर टाइम जो है वो वही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका रेट ऑफ ग्रोथ स्मॉलर है वो देखो 100n वाला है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई स्क्वायर नहीं आ रहा। इसका जो इनपुट साइज है वो इसका जो रनिंग टाइम है वो अगर 50 से बिलो का इनपुट साइज है हमारे पास तभी सिर्फ जो है 2n² वाले से बड़ा आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही हमारा इनपुट साइज जो है वो 50 से एक्सीड कर जाता है तो जो 100n वाले का जो रनिंग टाइम आ रहा होगा ना वो हमेशा लेस आ रहा होगा 2n² वाले से। ये आप कैलकुलेट करके खुद देख लेना। ठीक है, एन एल्गोरिथम दैट ग्रोज लीनियरली, लीनियरली का मतलब जिसके अंदर n की पावर जो है वो 1 है, तो
ये जैसे कि ये वाला 100n, यहाँ पे ये लीनियर रेट ऑफ ग्रोथ होगा इसका, और इसका जो है क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो इसको हम क्वाड्रेटिक ग्रोथ रेट वाला एल्गोरिथम कह रहे होंगे, ठीक है। तो जो एन एल्गोरिथम दैट ग्रोज लीनियरली इज बेटर देन द वन दैट ग्रोज क्वाड्रेटिकली, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास जो है पॉइंट टू नोट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जो है इनपुट साइजेस दिए हैं और उनकी जो है वैल्यूज कंपेयर की गई हैं। अगर हमारे पास जो है इनपुट साइज जो है वो 10 है और हमारे पास जो एल्गोरिथम का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो log n, अब आप पूछोगे log n तो कब आएगा, log n भी आएगा। अभी हम आगे चल के जो है ऐसे वो सॉल्व कर रहे होंगे जिनके अंदर हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो log n पर भी आ जाएगा। तो log n पर जो है वो हमारे पास इनपुट साइज अगर हम जो भी दे रहे होंगे तो उस वक्त जो है सबसे ही छोटी वैल्यू जो होती है ना वो log n पे आती है। यानी हमारा इनपुट साइज जितना भी बड़ा हो, चाहे बहुत इन्फिनिटी तक यानी वो जा रहा हो, तो हम अगर हमारे जो एल्गोरिथम है उसका रेट ऑफ ग्रोथ log n की टर्म्स में आ गया तो जो है वो बहुत, और हमारी हर बार यही कोशिश होती है कि जो एल्गोरिथम जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह और डेटा वेयर हाउसेस जो यूज़ कर रहे होते हैं वो उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो या तो n होता है या log n होता है। उनकी यही कोशिश होती है कि वो इसके दरम्यान रखें। n स्क्वायर तक अगर पहुंच जाता है ना तो वो बहुत जो है टाइम देगा रन करने के लिए, क्योंकि उनके पास जो डेटा होता है वो बहुत लार्ज होता है। फॉर सपोज अगर आप गूगल सर्च जो है वो बना रहे हो और उस जो आपने सर्चिंग एल्गोरिथम लगाया उसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो क्यूब में आ रहा है, तो कभी भी जो आपका जो सर्च है वो बहुत ज़्यादा टाइम देगा। अभी अगर आप कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हो तो वो कितने सारे सर्च रिजल्ट जो है वो जनरेट कर देता है विद इन अ सेकेंड, पूरा सेकेंड भी नहीं लेता, कभी कभार तो 0.5 सेकेंड लेता है, और वो जो है थाउजेंड्स ऑफ सर्चेस जो है वो जनरेट करके आपको जो है प्रेजेंट कर देता है। तो उनका जो भी सर्च एल्गोरिथम है उसका जो ग्रोथ रेट है वो असल में n या फिर log n तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, उनका कोई n स्क्वायर या n क्यूब तक नहीं है। वरना जो हमारा जो वो सर्च जो भी हम सर्च करना चाह रहे होंगे वो जो है काफ़ी टाइम ले लेगा सर्च करने के लिए, ठीक है। ये कुछ हमारे पास जो है फंक्शंस थे। अभी के लिए जो है आपके पास ये जो लेक्चर है इनके जो पीडीएफ्स होंगे वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे होंगे, तो आप लोगों को जो है यूट्यूब पे मेरी वीडियो ही देखनी पड़ेगी। लेकिन कुछ दिनों में वो इशू भी मैं रिजॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, वो जैसे ही हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है एक एक्सरसाइज है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये वाली एक्सरसाइज इसके जो है एसिम्प्टोटिक रिलेशन निकालने हैं आपको, कुछ भी नहीं, तो मैंने बता दिया था कि किस तरह से निकलेगा। ये देखो 0 to n-1 मैं ऐसे ही सॉल्व करवा के बता सकता हूँ। 0 to n-1 है तो ये कितनी बार लूप चल रहा होगा, ये चल रहा होगा n टाइम्स लूप चल रहा होगा बेटा, n टाइम्स ये वाला लूप चल रहा होगा, और उसी के अंदर देखो दूसरा लूप लगा हुआ है तो वो भी n टाइम्स चल रहा होगा। अब क्योंकि ये एसिम्प्टोटिक है तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ जो है वो हम c और क्या कर देंगे n स्क्वायर आ जाएगा इसका वो, और हम एंड में कंक्लूड कर देंगे कि इसका जो भी रेट ऑफ ग्रोथ है वो n स्क्वायर आ रहा है, बस सिंपल इज दैट। अब हम आगे चल के देखते हैं तो क्या है। अब हमारे पास जो है लेक्चर एंड हो गया। वी एनालाइज सम मोर ऑफ एल्गोरिथम्स, हमने कुछ एक तो सबसे पहले जो है एक और एल्गोरिथम जो है वही थ्योरेटिकल एनालिसिस से जो है अपना सॉल्व करके देखा था। देन we realize that there is a no need to find the absolute running time of algorithm। हमने देख लिया कि absolute running time हम बार बार जो है कोड करके जो है इनका running time फाइंड करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली बस जो उसके अंदर प्रिमिटिव ऑपरेशन है उसके थ्रू वो काउंट करके जो है पता लगा सकते हैं, ठीक है। we realize that we analyze algorithms typically for large input sizes। हम जो जब भी वो करेंगे एल्गोरिथम को एनालाइज तो हम लार्ज इनपुट साइज यानी इन्फिनिटी की तरफ जा रहे होंगे, छोटे छोटे नहीं। जैसे अभी मैंने 50 की एग्जांपल दी थी, अब उससे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, उससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हम हमेशा लार्ज की तरफ वाला वो देख रहे होंगे, यानी उसके अंदर जो है हमने 100n जो एल्गोरिथम का जो वो था वो उस वाले को सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो लीनियर है उसका, और जो 2n स्क्वायर वाला था उसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है क्वाड्रेटिक है, उसको हम नहीं सेलेक्ट करेंगे कभी भी। हम नहीं चाहेंगे कि वो एल्गोरिथम, क्योंकि हमारा जो इनपुट साइज है कभी ना कभी जो है वो 50 से एक्सीड कर ही जाएगा, आप लोग देखिएगा। वी वर इंट्रोड्यूस टू एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, हमने एसिम्प्टोटिक एनालिसिस देख लिया कि किस तरह से हम जो है डायरेक्टली बस लूप्स को देख के एक उसके अंदर जो है वो
कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इसका रनिंग टाइम ये आ रहा है. वी कंडक्टेड एसिम्प्टोटिक एनालिसिस फॉर एल्गोरिथम. हमने देख लिया एसिम्प्टोटिक एनालिसिस किस तरह से किए जाते हैं. ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही था. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा. हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. ओके.